नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सेन यादव। मैं आपको जो है आज भारत की अनुसूची के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि हमारा पहला लेक्चर भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में था और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में हमारा दूसरा लेक्चर था। तो आपने अगर उसको नहीं पढ़ा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम आज आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और कौन कौन सी पहले मूल संविधान में थी और कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। पहले 8 अनुसूचियां थी जब संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने के समय 8 अनुसूचियां थी। ये बाद में संशोधित होके जुड़ कर 12 पहुंच गई हैं। अब इनकी संख्या 12 है। तो कोई अगर पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर पूछेगा कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, प्रश्न अगर पूछा गया तो 12 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर अगर आपको ये क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। जैसा कि हमारा पहला शेड्यूल है, हमारी पहली अनुसूची है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मतलब कि कौन सा राज्य भारत में जुड़ना है, किसका मतलब विभाजन होना है, किसका मतलब कैसे बाउंड्री लाइन तय करनी है, सीमा रेखा किसी राज्य की कैसे तय होंगी, किसी केंद्र शासित प्रदेश की कैसे तय होंगी, परिसीमन कैसे होगा। तो ये चीज़ें फर्स्ट शेड्यूल में आएगी, मतलब ये भारत की पहली अनुसूची में आएगी। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। मौके पे हमारे हमारे संविधान में 18 राज्य हैं पहली अनुसूची में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 18 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर हम देखते हैं कि हमारी दूसरी अनुसूची क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर हम सेकंड शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची में हमारे हैं सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों और नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के वेतन या वेतन सूची, मतलब इमोलूमेंट्स और द लिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, जजेस एंड द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो दोस्तों हम इसमें बढ़ते हैं। जैसे कि सेकेंड शेड्यूल आपने जान लिया कि एमोलमेंट्स और लिस्ट द सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, जजेस एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कि दूसरी अनुसूची हमारा तय करता है कि किसको कितना वेतन भत्ता मिलेगा। हमारे सरकारी अधिकारियों को, न्यायाधीशों को और नियंत्रक महालेखक परीक्षक के वेतन या वेतन सूची को। इसमें और भी अधिकारी आते हैं, आप इनको मतलब ये अभी मुख्य अधिकारी हैं जिनका मतलब वेतन तय होता है, और जैसे केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनका वेतन इसी सूची के द्वारा तय होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे शेड्यूल की तरफ। हमारा तीसरा शेड्यूल है शपथ के रूप। शपथ के रूप निर्वाचित अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए कार्यालय की शपथ को सूचीबद्ध करता है। जैसे कि सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, तो ये सब जो शपथ लेते हैं तो ये चीज़ें जो है क्या कहते हैं इसी मतलब अनुसूची जो है 3 के तहत तय होती है। अनुसूची 3 के तहत ये तय होती है कि वो क्या शपथ लेंगे, किसके नाम पे शपथ लेंगे, ये चीज़ें तय होती है। ये इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। एफिलिएशन और फॉर्म्स ऑफ ओथ्स लिस्ट्स द ओथ ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड जजेस। ठीक है दोस्तों, ये अनुसूची 3 में है, मतलब थर्ड शेड्यूल में है। हम आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। तो हमारी चौथी अनुसूची है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा बाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब कि आप चौथा सीधे से याद कर लिए कि राज्यसभा में जो मतलब सीट का एलोकेशन होता है, सीट का आवंटन होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। जैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हमारे कुछ जैसे राज्य तो हैं ही ज़्यादातर, लेकिन 2 उसमें हमारे मतलब अब तो 3 हो गए, तीन हो गए। जैसे क्या कहते हैं कश्मीर भी जुड़ गया, तो जम्मू एंड कश्मीर जुड़ गया। तो पहले दिल्ली था जिसकी मतलब राज्यसभा में सीटें थी, पुद्दुचेरी की थी। तो अब जम्मू एंड कश्मीर भी जुड़ गया, तो वो स्टेट से हट के यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उसका नाम भी अब यूनियन टेरिटरी में जुड़ गया। तो उसका भी राज्यसभा का सीट का एलोकेशन मतलब 4th शेड्यूल के तहत होगा।
मतलब फोर्थ शेड्यूल जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बात करती है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा बाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फिफ्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल्स मतलब प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। जो मैं हाईलाइटेड पॉइंट है मैं उनको देखो हाईलाइट करती हूँ दोस्तों, आपको जैसे ये पढ़ने में आसानी हो। आप जब पीडीएफ देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएगी कि मतलब क्या मैंने कहा है। लेकिन हाँ, आप जैसे पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन आप जब तक वीडियो नहीं देखे रहेंगे, वीडियो का एक एक पॉइंट नहीं देखे रहेंगे, आप मिस कर देंगे, स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखिए, अंत तक समझिए, आपको और मज़ा आएगा और आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। मैं इतना अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा पढ़ाई करिए कि दूसरों को भी पढ़ाइए, नहीं तो क्या मतलब है। और लोगों को भी पढ़ाइए कि क्या कैसे पढ़ाई होती है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसमें फिफ्थ में तो बता ही दिया कि प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एरियाज एंड ट्राइब्स रिक्वायरिंग स्पेशल प्रोटेक्शन। जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ज़्यादा होता है, या फिर जहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे मतलब आदिवासी लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे जंगलों में लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको अपने कल्चर की मतलब पेड़ पौधों की या जैसे इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्यार है, तो वो लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, नेचर के साथ मतलब रहना पसंद करते हैं। तो इसमें है पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों जिनको विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के लिए नियंत्रण के लिए प्रदान करता है। मतलब इस अनुसूची में आप सीधा ये समझिए कि ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए या फिर अनुसूचित जनजातियों और उनके क्षेत्रों के लिए एक प्रावधान है, इस लिस्ट है। इसमें उनके लिए प्रशासन का नियुक्ति किया जाता है, उनकी देखरेख करते हैं, उनका मतलब सारा उनकी व्यवस्था देखते हैं कि उनको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किस चीज़ की सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, तो उनको मतलब नियंत्रण करते हैं। उनके लिए प्रशासन नियंत्रण प्रदान करता है इस अनुसूची के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप ये अनुसूचियाँ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि मतलब फिफ्थ और सिक्स में तो बहुत मतलब फंसाता है कि फिफ्थ में क्या है, सिक्स में क्या है। तो आपको ये दोनों तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, फिफ्थ और सिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर हम सिक्स शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स शेड्यूल हमारा है प्रोविजंस मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब कि इन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। मतलब जो यहाँ पे बच गए, ऊपर पांचवी अनुसूची में जो राज्य बच गए थे उनको इसमें ऐड कर दिया गया। मतलब अदर शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब कि इसको आप याद कर लीजिएगा कि अदर शेड्यूल्ड एरियाज जो उसमें बच गए उनको इसमें ऐड कर दिया गया। तो इनका चारों का नाम पूछा जाता है कि जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये चारों नाम पूछेगा। तो आप इनको चारों का नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे इसमें है छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किए गए प्रावधान, प्रोविजंस मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये क्वेश्चंस आपका मतलब पाँचवीं और छठवीं अनुसूची में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। जैसे मैं बता दिया हूँ आपको कि यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, इसकी ट्रिक बन गई AMTM। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। आगे आप वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं वीडियो के लास्ट से मतलब थोड़ा पहले मतलब ये आप कर लिए मिड ऑफ वीडियो मैं आपको जो है ट्रिक बताऊँगा इसकी याद करने की। इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा तो आप भूलेंगे नहीं। पूरे जितनी अनुसूचियाँ मैं सबकी ट्रिक बता दूंगा आपको, एकदम आप चिंता मत करिए, सारी आपको याद हो जाएंगी अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारी सातवीं अनुसूची है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती उत्तरदायित्वों की सूची। इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट को कह सकते हैं यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, और स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट को आप कह सकते हैं राज्य सूची, और क्या कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट को आप कह सकते हैं समवर्ती सूची। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए
यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि जैसे कुछ चीज़ें पीडीएफ से तो दे दी जाती हैं, लेकिन उसको उसमें समझाया नहीं जा सकता। पीडीएफ में जैसे मैंने इसको लिख दिया, लेकिन आपको मैं इसको जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फिर आपको ये दिक्कत होगी। आप कहेंगे पीडीएफ से पढ़े, तो आपको इसको वीडियो में भी देखना पड़ेगा कि जैसे यूनियन लिस्ट क्या होता है। यूनियन लिस्ट वह चीज़ें होती हैं, वो विषय होते हैं जिन पे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन पे सिर्फ मतलब यूनियन गवर्नमेंट मतलब कानून बना सकती है। जैसे कि बिल पास कर सकती है, मतलब एक्ट बना सकती है। जैसे क्या कहते हैं, हो गया यूनियन गवर्नमेंट का कुछ अपने अलग सब्जेक्ट्स हैं, अभी मैं नीचे बताता हूँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग सब्जेक्ट हैं, उसमें केंद्र सरकार नहीं बना सकती है, केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। और जो समवर्ती सूची रहेगी, जो कॉन्करेंट लिस्ट रहेगी, उस पर दोनों सरकारें बना सकती हैं, दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, दोनों सरकारें एक्ट बना सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कितनी अनुसूची मतलब कितनी सूचियां हैं एक लिस्ट में, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, मतलब यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कितनी मतलब सूचियां हैं, इसको मैं बताता हूँ। आपको कितने विषय हैं, कितने विषय हैं मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे केंद्र सरकार की सूची है भाई, तो इसमें क्या कहते हैं 97 से 100, मतलब 97 to 100। मतलब कि पहले 97 to 100 में ये कह रहा हूँ, पहले 97 थे, मूल संविधान में 97 थे, लेकिन अब बढ़ के 100 हो गए हैं। तो मतलब पहले 97 थे, अब 100 हो गए। पहले कितने थे, 97 थे, अब 100 हो गए। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ें पीडीएफ से नहीं दी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें वीडियो में अच्छे से समझाया जा सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारी राज्य सूची है। राज्य सरकार की जो सूची होगी, इसमें पहले 66 विषय थे, अब 61 कर दिए गए। मतलब 66 थे, अब 61 हो गए। मतलब मूल संविधान में 66 विषय थे, 66 सब्जेक्ट्स थे, अब 61 सब्जेक्ट हो गए हैं। मतलब 66 सब्जेक्ट पहले थे, अब 61 हो गए। इसको याद कर लिए, पहले बढ़े, मतलब केंद्र सरकार की सूची में बढ़े। इसको केंद्र सरकार की सूची को आप संघ सूची भी कह सकते हैं, तो ये बढ़े। उसके बाद राज्य सरकार की सूची में मतलब घटे। राज्य सरकार की सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे इसका बढ़ते हैं हम। आपको कॉन्करेंट लिस्ट का बताते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, जिन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती है। ऊपर जो दोनों लिस्ट थी, उस पर केंद्र सरकार अपनी सूची में कानून बना सकती है, और राज्य सरकार सूची में राज्य सरकार सूची मतलब कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिस पे दोनों सरकारें बना सकती हैं। तो इसमें हो गया हमारा, ये पहले 47 था, अब 52 हो गया। मतलब ये भी पहले 47 था, 52 हो गया। 47 से बढ़ के 52 हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब पहले में केंद्र सरकार की सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 हो गए। राज्य सरकार की सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए। समवर्ती सूची के पहले विषय थे 47, अब 52 हो गए। मतलब केंद्र सरकार की सूची में और समवर्ती सूची में विषय की बढ़ोतरी हुई है, राज्य सरकार की सूची में विषय की घटोतरी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जैसे 8th शेड्यूल है, हमारा 8th शेड्यूल है आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल्स लैंग्वेज। तो मूल संविधान जो था उसमें 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेजेस, 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब जो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो मैं इसलिए 26 नवंबर कह रहा हूँ, जैसे आप वो डेटे भी याद किए कि कब अंगीकृत किया गया था, आज मतलब लागू कब हुआ था। ये दोनों में आप फर्क करना जानिए, क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं। तो इसमें हमारी पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हो गई। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। 8th में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अभी मैं इसको आगे आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, तो जितने हैं सारे मतलब अनुसूचियां आपको क्लियर हो जाएंगी, जितने शेड्यूल है सब आपको क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ तक जितनी अनुसूची थी ये सब हमारे मूल संविधान में थी। यहाँ तक जितनी थी ये सब हमारे मूल संविधान में थी। अब आगे जो बढ़ेगी, अब आगे जो अनुसूचियाँ आएंगी, इनको किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। 9th शेड्यूल हमारा जो है ये लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है। 9th शेड्यूल्स लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है दोस्तों। ये पहले संविधान संशोधन द्वारा
1951 में, एड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951, मतलब 1951 में इसको जोड़ा गया। इसका जोड़ने के पीछे का कारण समझिए आप। जब देश आज़ाद हुआ तो ज़मींदारी प्रथा थी। ज़मींदारी प्रथा थी मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, मतलब 500 एकड़ ज़मीन। तो ऐसा हुआ कि सरकार कही कि फिर तब तो वही रह जाएगा कि मतलब और आम लोगों के पास तो ज़मीन रहेगी नहीं। तो ये हुआ कि कुछ ज़मीनों को उनसे लेके और मतलब उसको सरकार अपने पास नियंत्रण में रख के और लोगों को देगी। जैसे कि मतलब अब कोई राजा महाराजा है, 500 एकड़ है, तो उसके पास मतलब अब तो लोकतंत्र हो गया देश में। 1950 से लोकतंत्र हो गया। तो जब से संविधान लागू हुआ हमारा, तो फिर इस चीज़ का मतलब उन्होंने ध्यान रखा। तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स है। और नाइन्थ शेड्यूल के बारे में एक खास बात और है। 9th शेड्यूल में जो विषय पहले रखे जाते थे उस पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। उसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। इसमें लिखा गया था कि इसमें सिर्फ आवश्यक विषयों को डाला जाए, आवश्यक विषयों को डाला जाए। लेकिन कुछ सरकारें अपने स्वार्थ के लिए मतलब वो चुनाव जीतने के लिए, अपना एजेंडा चलाने के लिए इसमें वो लोग बहुत सारे मतलब विषयों को जोड़ दिए। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अगर वो चैलेंज करने लायक है, इसमें कोई भी नियम ऐसा दिया गया जो चैलेंज करने लायक है, कोई भी विषय, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों। इसलिए 9th शेड्यूल तो मेन आप याद करिए लैंड रिफॉर्म से याद करिए। वो तो जो मैं बताया हूँ कि ये चीज़ें थी, लेकिन अब उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये नहीं कि 9th शेड्यूल में कुछ भी रख दिया जाए तो उसके साथ चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर वो संविधान के मूल ढांचे को ठेस पहुंचाता है तो उस पर मतलब चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि हमारा अब 10वीं अनुसूची की बात है। 10वीं अनुसूची है जैसे दल बदल कानून। ये ऐसा है कि मतलब इसको पहले हम पढ़ देते हैं। एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये कानून उस दौर में लाया गया जब हमारे देश में बहुत दल बदल चल रहा था। मतलब कोई पार्टी से जीता चुनाव, उसके बाद क्या कहते हैं दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, मंत्री बन गया। तो क्योंकि उस वक्त इस दौर में था कि किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, मतलब सिंगल किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, तो गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती थी। तो उसमें तोड़ फोड़ सब करके और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों को बना के जिनको इधर पार्टी में शामिल कर लो उनको मंत्री बना दिया जाता था। तो इसीलिए ये कानून लाया गया कि कोई भी अगर अपनी पार्टी छोड़ रहा है तो उसको जो है उसके अपनी सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ेगा। मतलब उसका जो सदस्यता रहेगी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। विधान परिषद की भी हालांकि आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब इन सब की आपको सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा, तब आप पार्टी छोड़िए। या फिर निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रहता है कि वो 6 महीने के बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद पार्टी को छोड़ सकते हैं। मतलब पार्टी क्या, उनकी तो कोई पार्टी रहती नहीं, तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए ये नियम रहता है। लेकिन और कोई भी दूसरी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकता, या फिर वो ज्वाइन करेगा तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर आप खुद एंटी डिफेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप जो भी हो तो मतलब हारे जीते, लेकिन ये आपको पद छोड़ना पड़ेगा, आपकी सदस्यता चली जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। इसको हम आपको बता दिए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में लाया गया था, मतलब एड बाई 52nd अमेंडमेंट इन 1952, एड बाई 52nd अमेंडमेंट इन 1985। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि अब इसकी 10वीं अनुसूची हम बता ही दिया आपको। संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए दल बदल विरोधी प्रावधान 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी 11वीं अनुसूची है। हमारी 11वीं अनुसूची पंचायती राज के बारे में, जो कि मतलब क्या कहते हैं रूरल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, जिसको 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया 1992 में। ये कहीं दोस्तों 1992-93 भी लिखा रहेगा, तो आप जो भी ऑप्शन रहे आप दोनों लगा सकते हैं। मैं इसीलिए नीचे लिख भी दिया हूँ, मतलब कि क्योंकि ये ऐसा था कि 1992 में ये बिल संसद में पेश हुआ और पास हुआ, मतलब बना कब 1993 में। तो इसीलिए दोस्तों इसमें दोनों ईयर लिखे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं लिख दिया हूँ 11वीं अनुसूची पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय सरकार 1992-1993 में 73वें संशोधन द्वारा जोड़े गए।
अब देखिए, इनके कुछ कार्य क्षेत्र दिए गए, कुछ कार्य क्षेत्रों की सूची दी गई। तो इसमें है 29, मतलब 29 कार्य क्षेत्रों की सूची। अब इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में देख लीजिए 29 वर्क एरियाज लिस्ट। 29 वर्क एरियाज लिस्ट हैं इसमें, जिनकी इसी कार्य क्षेत्र इनके सूची हैं। इसमें इनको काम करना रहता है। जो ग्राम प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, इन सब का जो भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, जिला परिषद हो गया, तो ये सब इसी पे काम करता है दोस्तों। 3 चरण पे जैसा रहता है, इसी पे काम करता है। 12वीं अनुसूची है दोस्तों, हमारी 12वीं अनुसूची है। जैसे कि ऊपर था रूरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब रूरल गवर्नमेंट के लिए। तो ये म्यूनसिपाल्टी जो है, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। आप सुने होंगे नगर पालिका, नगर निगम, ये चीज़ें, नगर परिषद, नगर पंचायत। तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए रहता है। ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए रहता है दोस्तों। इसको आप याद कर लीजिए। इसको भी 74th अमेंडमेंट, पिछले वाले को 73 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। और इसको जो है, इसको क्या कहते हैं, इससे जोड़ा गया था। इसको भी 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। लेकिन दोनों का ईयर सेम है। दोनों का ईयर सेम है दोस्तों। दोनों का ईयर सेम है। दोनों का ईयर सेम है। आप देख लीजिए, दोनों का ईयर सेम है। मतलब कि 1992, 93, ये दोनों सेम है, ईयर सेम है, बट अमेंडमेंट चेंज है। एक में 73 है, एक में 74 है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 वर्क एरियाज लिस्ट है इनकी। ऊपर वाले की 29 कार्य क्षेत्रों की सूची थी, इनकी 18 कार्य क्षेत्रों की सूची है। मतलब इनकी 18 वर्क एरियाज की लिस्ट है। इनकी 18 वर्क एरियाज की लिस्ट है। ये इसी के भीतर काम कर सकते हैं, इनका इतना ही कार्य क्षेत्र है। ठीक है। अब इसी को मैं हिंदी में आपको, इंग्लिश में बता दिया हूँ, हिंदी में भी आप सुन लीजिए। नगर पालिकाएं 12वीं अनुसूची है। नगर पालिकाएं शहरी स्थानीय सरकार 1992-93 में 74वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। 74वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, जिनके मतलब कार्य क्षेत्र 18 हैं, जिनके 18 कार्य क्षेत्र हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी अनुसूची क्लियर हुई। हमारी अनुसूची मतलब सब खत्म हुई। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। जिसका आपको बहुत देर से इंतज़ार रहा होगा कि ट्रिक क्या है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ट्रिक टू रिमेंबर, आपको याद करने के लिए ट्रिक होनी चाहिए। ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये मैं लिख दिया हूँ किनारे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जैसे कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हमारी ट्रिक यही है। तो टी से हो गया टेरिटरी, टी से टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी यानी स्टेट है पहले में, तो टी से टेरिटरी पहला। दूसरा इमोलमेंट, देखो मैं वहाँ पे हाईलाइट किया था, इमोलमेंट मतलब वेतन भत्ता, तो दूसरे में हो गया वेतन भत्ता। तीसरे में हो गया, मैं वहाँ पे मेंशन किया था, एफिलिएशन और ओथ, मतलब तीसरे में हो गई शपथ। चौथे में हो गई राज्यसभा, मतलब सीट, राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन। और चौथे में हो गया शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, मैं आपको बताया था ना, जो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए प्रावधान रहते हैं लिस्ट में, वो चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि इसमें है अदर शेड्यूल्ड एरियाज AMTM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये इसका मतलब AMTM मैंने ट्रिक लिख दी है। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, असम हो गया, जो उसमें बचे रह गए उनको इसमें शामिल कर दिए अदर शेड्यूल्ड एरियाज, इसीलिए ओ से याद करिएगा, अदर शेड्यूल्ड एरियाज। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों एक लाइन से हैं, तो इन्हीं को आप याद कर लीजिए। त्रिपुरा, मिजोरम। इसीलिए मैं आपको मैप से भी समझा दिया कि ये चारों एक साथ हैं, तो इन्हीं को याद कर लीजिए, यही है। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइए। AMTM इसकी ट्रिक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा उसके बाद ये अनुसूची है फेडरलिज्म। F से देखो, F से है फेडरलिज्म। यहाँ पे जहाँ पे हम तीनों सूची के बारे में बात किए थे,
और यूनियन और स्टेट और कॉन्करेंट। तो ये हमारे सत्ता के बंटवारे को दिखाती है, हमारे सत्ता के बंटवारे को दिखाती है, तो हमारा फेडरलिज्म को दिखाती है, हमारे फेडरलिज्म को दिखाती है, इसीलिए हम इसको एफ से डिनोट कर दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा ओ से है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो ए से ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है डी, डी से डिफेक्शन, डी से डिफेक्शन है दोस्तों। तो डिफेक्शन वही ना, एंटी डिफेक्शन याद कर लो, मतलब दल बदल। डिफेक्शन का एंटी डिफेक्शन था उसमें, तो मैंने डिफेक्शन लिख दिया। डी से डिफेक्शन मतलब वो डिफेक्ट हो जाएगा पार्टी से, तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन हो गया। ठीक दोस्तों। अब पी से पंचायत, ठीक है, पी से पंचायत, पी से पंचायत था जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। उसके बाद यम से म्यूनसिपालिटी हो गई, नगर पालिका, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए, 73वें, ये 74वें से ऐड किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आप रिमेंबर कर लीजिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, फिंगर पे मैं बताता हूँ। टी से टेरिटरी, ई से एमुलमेंट, ए से एफिलिएशंस मतलब शपथ, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरियाज, उसके बाद ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज, AMTM असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, जो भी है मतलब ये है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद टीयर्स हो गया मतलब ऑफ एफ से फेडरलिज्म। उसके बाद ओल्ड पीएम पे आ जाते हैं, तो ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, उसके बाद क्या कहते हैं डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपालिटी। ये दोस्तों यहाँ पे एक छूट गया था, मतलब इस पे मैं नहीं कर पाया था। लैंड रिफॉर्म्स, एल से लैंड रिफॉर्म्स था, मैं इसको थोड़ा भूल गया था। लैंड रिफॉर्म्स, एल से लैंड रिफॉर्म्स, एल से लैंड रिफॉर्म्स, इसको आप याद कर लीजिएगा। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9वीं थोड़ा, मैं जो आपको बताया हूँ कि इसमें पहले मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता था, अब चैलेंज किया जा सकता है, इस चीज़ों को आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। बस हमारा मतलब मैंने आपको ट्रिक बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा मतलब लिंक वगैरह मतलब कैसे है। जैसे टेलीग्राम पे आप PDF लेना चाहें तो हमारा लिंक है ये, क्लिक फॉर टेलीग्राम चैनल, ये हमारा लिंक है। यहाँ पे आपको हमारे चैनल का नाम मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। मैं PDF जो पढ़ाऊंगा वो आपको PDF वहाँ पे सेंड कर दूंगा, जैसे आप नोट्स बना सकें। आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं इस पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा, और कल से मैं आप मतलब इसका टेलीग्राम का लिंक मतलब ग्रुप वाला भी सेंड कर दूंगा, मैं यार डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। बाकी मैं अपने टेलीग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन में मतलब यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का सारा चैनल में डाल देता हूँ, यूट्यूब का, इंस्टा का, सब मैं अपना लिंक भेज देता हूँ। आप जहाँ पे भी मैसेज करना चाहें कर सकते हैं, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई समय मिलने पे आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आपके सवालों के, आपके प्रश्नों के ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बिल्कुल दोस्तों, तो दोस्तों हम फिर ख़त्म करते हैं अपने लेक्चर को एक बात के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब वही ना जितन, मतलब वो मांझी जी कहते हैं ना कि जब तक, कहते थे कि मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं पत्थर को, मतलब पहाड़ को। तो फिर वैसे हम लोग भी संघर्ष करते रहेंगे पेपर के लिए, मतलब पढ़ते रहेंगे, सफलता तो मिलेगी दोस्तों। अगर मन से पढ़ते रहेंगे हमेशा तो सफलता तो मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, कल मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ।